अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। प्रोग्राम बादशाह वक्त में खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों के बारे में जारी सीरीज़ की आखिरी कड़ी में बात करेंगे उस्मानिया खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के बारे में। सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड या सुल्तान अब्दुल हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के 34वें हुक्मरान थे। उन्होंने 31 अगस्त 1876 यानी 1876 से 27 अप्रैल 1909 यानी 1909 तक सल्तनत उस्मानिया की बागडोर संभाली। उनकी पैदाइश 21 या 22 सितंबर 1842 को इस्तांबुल के तोपकापी महल में हुई। तख्त संभालने से 9 साल पहले वो अपने चचा सुल्तान अब्दुल अजीज़ के साथ कई यूरोपीय दारुल हुकूमतों और शहरों के दौरे पर गए, जिनमें पेरिस, लंदन, वियना शामिल है। फिर 31 अगस्त 1876 को अपने भाई मुराद के माजूल होने के बाद अब्दुल हमीद तख्त नशीन हुए। आपकी तख्त नशीनी की तकरीब भी बाकी उस्मानी सुल्तानों की तरह हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर हुई, जहां आपको उस्मानी तलवार पेश की गई। जिस वक्त अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने, वो वक्त सल्तनत के लिए एक इंतहाई मुश्किल और नाजुक दौर था। सल्तनत उस्मानिया पर कर्ज़ों का बोझ बढ़ गया था, सियासी बहरान पैदा हो गया था, बल्कान में मुकामी जंगें जारी थी, जबकि रूसी उस्मानी जंग ने सल्तनत उस्मानिया के वजूद को खतरा बनाया हुआ था। जब अब्दुल हमीद सानी ने इख्तिदार संभाला, तब इस्लाम दुश्मन ताकतों का ख्याल था कि वो भी ना तजुर्बेकार यानी नॉन एक्सपीरियंस्ड और कम उम्र हैं, लिहाजा उन्हें आसानी से दबा लिया जाएगा। लेकिन दुश्मनान इस्लाम का यह अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अब्दुल हमीद सानी सच्चे मुसलमान, मुहिब वतन और निडर सुल्तान साबित हुए। खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ साजिशों का उन्होंने डट कर मुकाबला किया। उस्मानी सल्तनत की जदीद कारी बेशमूल ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात, रमलिया लिए रेलवे और अनातोलिया रेलवे का एक्सपेंशन, बगदाद और हिजाज रेलवे की तामीर ताकि लोग हज और उम्रे पर आसानी से जा सकें, गरीबों के लिए भटियार खाने, यतीम खाने, स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का क़याम, तेल के ज़ख़ायर से तेल निकालने के लिए तुर्क इंजीनियरों की तालीमी दरसगाहें, पेशावर स्कूल, कॉलेज और दरसगाहें कायम की गई, जिनमें कानून यानी लॉ, आर्ट्स, बिजनेस, सिविल इंजीनियरिंग, वेटरनरी, फ्री मेडिसिन, कस्टम, काश्तकारी और लिंग्वल के डिपार्टमेंट थे। बतौर खलीफा इस्लाम किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई मसला पेश आता था तो अब्दुल हमीद उनकी मदद को तैयार रहते। दुश्मनान इस्लाम ने उनको इख्तिदार से हटाने के हथकंडे इस्तेमाल किए, उनको कत्ल कराने की साजिशें भी हुई। उनके कुछ मिनिस्टर्स को वरगला कर दुश्मनों ने अपने साथ मिला लिया। कभी बाज़ारों से आटा गायब किया जाता तो कभी नस्ली फसादात को हवा दी जाती। 1877 यानी 1877 में सल्तनत उस्मानिया और रूस के दरमियान होने वाली जंग के बारे में तस्करा सुल्तान अब्दुल हमीद की लिखी गई याददाश्तों में होता है। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया को हार मिली थी और उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद सानी है सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान थे। इस जंग को लेकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने यहूद व नसारा की गहरी चालों को उजागर किया कि किस तरह उनके खिलाफ उन्हीं के मिनिस्टर्स और काबिल एतमाद साथियों को इस्तेमाल किया गया। दरअसल उस वक्त इनकलाब का ज़माना था और मिदहत पाशा तुर्कों में बेहद मकबूल बनाया गया और फिर मिदहत पाशा की बढ़ती मकबूलियत के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद पर दबाव बनाया जाने लगा कि पाशा को सदर आज़म का ओहदा दिया जाए, जिसके इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे। बढ़ते दबाव के दरमियान सुल्तान ने मिदहत पाशा को सदर आज़म के ओहदे पर फाइज कर दिया और कई इख्तियारात दे दिए। मिदहत पाशा की हट धर्मी की आदत ने सल्तनत उस्मानिया को रूस के खिलाफ जंग में झोंक दिया था। दरअसल सल्तनत उस्मानिया की बिगड़ती सूरत हाल के दरमियान सुल्तान अब्दुल हमीद सानी रूस के साथ जंग नहीं चाहते थे और बातचीत के जरिए बल्गारिया और सर्ब के इलाकों के इश्यूज हल करना चाहते थे। लेकिन मिदहत पाशा ने रूस के साथ जंग पर जोर दिया। मिदहत पाशा ने सुल्तान अब्दुल हमीद से गलत बयानी की कि रूस के साथ जंग की सूरत में ब्रिटेन और फ्रांस खिलाफत उस्मानिया का साथ देंगे। हालांकि सुल्तान तक ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर का पैगाम पहुंच चुका था कि वो इस जंग में खिलाफत उस्मानिया की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। जब मिदहत पाशा को बुलाकर सुल्तान अब्दुल हमीद ने सच्चाई बयान की और उनसे जवाब तलब किया तो अपनी हट धर्मी पर मिदहत पाशा बरकरार रहा और कहा कि सल्तनत उस्मानिया के पास 2 लाख की तादाद में फौज जंग की तैयारी की हालत में है और जंग करना ज़रूरी है। मगर इसी दौरान सुल्तान अब्दुल हमीद ने पता लगाया कि उनके पास 2 लाख तो क्या
1 लाख की फ़ौज भी नहीं है, बल्कि सिर्फ 30,000 फ़ौज है जो इस पोजीशन में है कि दुश्मन की लाखों की तादाद का मुकाबला कर सके। जब मिदत पाशा से जवाब तलब किया गया तो उसने ये कहकर अपना दामन छुड़ाया कि उसकी फ़ौज की तादाद और तैयारी का इल्म नहीं है, जबकि कमांडर इन चीफ पर कब कभी हो गई। बहरहाल इन तमाम वजूहात के बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद को रूस के साथ जंग में कूदना पड़ा, क्योंकि मुल्क की अवाम मिदत पाशा के साथ थी और मिदत पाशा की सच्चाई उनके सामने नहीं आ पा रही थी। ऐसे में जंग हुई और सल्तनत उस्मानिया को बुरी तरह शिकस्त हुई। इस जंग के बाद बहुत बड़ा इलाका सल्तनत उस्मानिया के हाथों से निकल गया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने लिखा है कि मिदत पाशा की मगरिब नवाजी उनके इल्म में आ चुकी थी और वो जानते थे कि अंग्रेज़ों के साथ मिदत पाशा के खुफिया रवाबित रहे हैं, यानी सीक्रेट कॉन्टैक्ट रहे हैं। हत्ता कि सिफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि मिदत पाशा के रफ़ीक कार जनरल ओनी पाशा ने अंग्रेज़ों से भारी मिक़दार में रकम वसूल की हैं, लेकिन चूंकि राय आमा यानी पब्लिक की राय मिदत पाशा के साथ थी और इसे कौमी हीरो की हैसियत दे दी गई थी, इसलिए सुल्तान अब्दुल हमीद के पास कोई चारागार नहीं था। अब फिर से आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद के उस दौर की तरफ जब उन पर यहूदियों के लिए अलग से वतन या मुल्क बनाने के लिए दबाव बढ़ाया जाने लगा था। यहूदी लीडर थियोडोर हर्जल ने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी से मुलाकात में कहा था कि यरूशलेम यानी मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में यहूदी आबादी की इजाज़त दी जाए तो वह तुर्की के बैरूनी कर्जे यानी फॉरेन लोन्स अदा करने की जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे। जवाब में अब्दुल हमीद सानी ने जो जवाब दिया वो तारीख़ी था। उन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में ये कभी नहीं होगा, अलबत्ता मेरी लाश के टुकड़े होंगे तो ये मुमकिन होगा। अब्दुल हमीद सानी से मुलाकात से मिलने वाली नाकामी के बाद यहूदी ताकतों ने अब्दुल हमीद सानी के खिलाफ यूरोप और खुद तुर्की में पूरे ज़ोरों शोर से झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अर्ज़ फ़लस्तीन में यहूदियों की कौमी हुकूमत बनाने की पूरी शिद्दत से मुखालफत की थी और इसीलिए यहूदियों ने उन्हें तख्त से बेदखल करने की कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें माजूल कर दिया गया। अब ये तारीख़ी हक़ाइक़ भी खुलकर सामने आ गए हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के माजूल किए जाने में उनके इस्लामी किरदार को भी बहुत दखल था, जो उस वक्त की नौजवान तुर्कों की फ़ाल तंजीम अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की के लिए नापसंदीदा था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपनी माजूली की वजूहात अपनी याददाश्तों में बयान की हैं। उन्होंने अपनी माजूली के बाद सिलसिले शाज़िलिया के बुज़ुर्ग महमूद अबू शामात को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने माजूल किए जाने का राज और पस मंज़र जो बयान किया है उसमें से चंद अहम पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। मैं खिलाफत इस्लामिया से सिर्फ इसलिए अलग हुआ हूँ कि मुझे अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की जो जोन तुर्क के नाम से मशहूर है उसकी तरफ से बहुत तंग किया गया, धमकियाँ दी गई और खिलाफत तर्क करने पर बिल्कुल मजबूर कर दिया गया। सबब यह हुआ कि इन इत्तेहादियों ने मुझसे बार बार इसरार किया कि सरजमीन मुक़द्दस फ़लस्तीन में यहूद के कौमी वतन के क़याम पर इत्तेफाक कर लो। इनके बेहद असरार के बावजूद मैं ये बोझ उठाने पर राज़ी ना हुआ। आखिर में इन लोगों ने 15 करोड़ बरतानवी लीरा सोना देने का वादा किया। मैंने इस तजवीज़ को भी बुरी तरह ठुकरा दिया और उन्हें दो टोक जवाब दिया कि अगर तुम लोग यानी यहूद 15 करोड़ लीरा सोने के बजाय दुनिया भर का सोना भी दे दो तब भी मैं इस बोझ को नहीं उठाऊंगा। मैंने मिल्लत इस्लामिया की 30 साल से ज़्यादा खिदमत की है, अब अपने आबा व अजदाद खुलफा व सलातीन की तारीख़ को सियाह नहीं करूँगा। मैं यह बोझ क़तई तौर पर नहीं उठा सकता। सुल्तान अब्दुल हमीद के इस क़तई जवाब के बाद यहूदियों ने उन्हें माजूल कर दिया, यानी तख्त से हटा दिया और ये भी पैगाम पहुँचाया कि वो मुझे शहर से निकाल करके सलानिका भेज देंगे। मैंने ये तकलीफ़ गवारा कर ली। अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ कि मैंने अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन में यहूदी हुकूमत के क़याम को तस्लीम करके दौलत उस्मानिया और आलम इस्लाम को इस ऐब व आर से दागदार करना कबूल नहीं किया। इस लेटर के बाद ये बात जग ज़ाहिर है कि सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल किए जाने की सबसे अहम और बड़ी वजह थी उनकी जानिब से यहूदियों के लिए वतन यानी मौजूदा इसराइल के क़याम से इनकार, और दूसरी वजह उनका इस्लामी किरदार है। और फिर आखिरकार सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल करके साबिक़ सुल्तान को सेल्वेन का, जिसे अब
थेसालवेन की कहा जाता है वहां कैद कर दिया गया। 1912 में जब सिल्वेनिका यूनान यानी ग्रीस के कब्जे में आ गया तो उन्हें इस्तांबुल में कैद कर दिया गया। उन्होंने अपने आखिरी दिन अपनी बीवियों और बच्चों के साथ बास्फोरस में वाक़े बेलर बे महल में गुजारे। इस दौरान वो अपनी याददाश्तें लिखने, मुताला करने और लकड़ी का काम यानी बढ़ई के काम करते रहे। माजूरी के बाद बास्फोरस में वाक़े बेलर बे महल में गुजारे अपने वक्त के दौरान जो याददाश्तें सुल्तान अब्दुल हमीद ने लिखी हैं वो आज भी मौजूद हैं और इसी से उनके वक्त में होने वाले अहम वाक़यात तारीख़ में दर्ज हुए हैं। लेकिन मगरिब नवाज़ मीडिया और हिस्टोरियन ने उनके इस्लामी किरदार और इसराइल के क़याम से इनकार के जुर्रतमंदाना फ़ैसले को तारीख़ी किताबों में जगह नहीं दी। अलबत्ता ये ज़रूर बताया कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने कई शादियाँ की थीं। इतना ही नहीं, एक शायर के तौर पर अब्दुल हमीद सानी का किरदार बताया गया। ये बात सच है कि अब्दुल हमीद सानी शर्लॉक होम्स के भी बड़े कदरदान थे। वो एक हुनरमंद बढ़ई थे और उन्होंने ज़ाती तौर पर कुछ बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर तैयार किया था जिसे आज इस्तांबुल के एल्दज़ महल, सेलकोस्को और बेलरबे महल में देखा जा सकता है। बहुत से दूसरे उस्मानी सुल्तानों के बरखिलाफ अब्दुल हमीद दुअम ने दूर दराज के कंट्रीज़ का दौरा भी किया था। माजूली के बाद बेलरबे महल में अपने बेहद भरे पूरे ख़ानदान यानी बीवियों और बच्चों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 10 फरवरी 1918 यानी 1918 को इंतकाल कर गए। उन्हें इस्तांबुल में सुपुर्द ख़ाक कर दिया गया। बादशाह वक्त के इस एपिसोड में बस इतना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखते रहिए PBN चैनल।